Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों हम लोग आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. ओके, तो हम लोग पढ़ चुके थे किन किन चीज़ों के बारे में ना. हम लोग बच्चों कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ चुके थे. आज हमारा जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन, है ना. कार्बन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है उससे हमारा पढ़ाई जो है बच्चों वो स्टार्ट होगा. ओके, तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. ओके, its electronic configuration or its electronic arrangement is 2,4, है ना. तो कार्बन जैसा कि सबको पता है बच्चों एटॉमिक नंबर 6 और जो सबसे कॉमनली पाया जाता है कार्बन उसका एटॉमिक मास होता है 12, है ना. एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4. यानी कि अगर हम लोग कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे तो उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. उसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, है ना. और केमिकल रिएक्शंस के दौरान बच्चों आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना. इसी के लिए हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. स्टेबिलिटी का रूल क्या है ना. इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, in order to achieve stability, okay, in order to achieve stability, carbon should have 8 electrons, 8 electrons in its outermost, in its outermost shell, है ना. That is according to the octet rule, है ना. किसी एटम को अगर स्टेबल होना होता है बच्चों तो उसे अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, है ना. ऑक्टेट, ऑक्ट मीन्स 8. ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल है, इसी के लिए ऑक्टेट. और एक रूल होता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूप्लेट, है ना. जो कि हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, ये लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम तो पहले से ही ड्यूप्लेट है उसके पास, है ना. तो ये लोग हीलियम का स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. बट उसके बाद से, बोरोन के बाद से, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, जितने भी एटम्स हैं वो लोग ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं. वो लोग कौन सा स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं ना, ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. तो अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना. उसके पास है कितने, 4. तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है, तब वो ऑक्टेट पा जाएगा. क्या पा जाएगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर उसका पूरा हो जाएगा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दे, है ना. क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है. अगर वो लूज कर देता है तो भी बच्चों उसके पास बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, ठीक है. लेकिन वो ना ही गेन करेगा और ना ही लूज करेगा. क्यों, इसका कारण, इसका रीजन पूछा जाता है हम लोगों से कभी कभी. वाई कार्बन एटम नाइदर गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन नॉर लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन बट इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन. वाई, बिकॉज यहां रीजन लिखा गया है, देखो, इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट for the 6 protons to hold 10 electrons. अब कार्बन का स्ट्रक्चर थोड़ा समझो. कार्बन का जो न्यूक्लियस है ना, कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं. और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लिया, पहले से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहले से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स.
और 4 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज कर लो वो गेन कर लेता है ना, तो टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 6 है, तो ये 6 प्रोटॉन्स को इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने में ना होल्ड करके रखने में, ये 6 प्रोटॉन सिर्फ 6 है, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो 6 पॉजिटिव चार्ज इस 10 नेगेटिव चार्जेस को पकड़ कर नहीं रख पाएंगे, बाइंड करके नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा बच्चों ना, उसके पास हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -10 यूनिट का चार्ज। प्रोटॉन्स तो फिक्स है, दैट इज 6 प्रोटॉन्स, दैट इज +6 यूनिट का चार्ज। तो ये 6 प्रोटॉन्स के लिए संभव नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में होल्ड करके रख पाए। ठीक है, इसी कारण से बच्चों कार्बन इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता। दूसरा बात, वो लूज क्यों नहीं करता? इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है, तो उस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, ह्यूज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, ह्यूज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि अवेलेबल नॉर्मली होता नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, वो ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है, बल्कि शेयरिंग कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा व्हाई कार्बन एटम डज नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, तो तुम सिंपल यही लिखोगे कि कार्बन डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इफ इट गेन्स देन इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स will not be able to hold the 10 electrons. Okay, again it does not lose 4 electrons. Why? If it loses 4 electron, it requires a large amount of energy. Okay, it requires a large amount of energy जो कि available नहीं होता। ठीक है, so it shares, इसी कारण से वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। so it share electrons with other atoms to attain stability. Okay, resulting in the formation of covalent bonds, है ना। और शेयरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बनता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, since carbon atom needs 4 electrons to attain stability, its valency is 4. कितना शेयरिंग कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन? 4, तो उसका वैलेंसी 4 है। 4 को हम लोग कहते हैं इट इज टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट फॉर वैलेंसी, है ना। तो कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेट्रा वैलेंट, इट इज नोन एज टेट्रा वैलेंट। ओके, तो ये हो गया बच्चों कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसा होगा ना, कोवैलेंट होगा। क्यों होगा? आयोनिक क्यों नहीं हो रहा है, वो लूज और गेन क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन बता दिया गया, है ना। और वो शेयरिंग क्यों करता है वो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया रीजन। और जब शेयरिंग कर लिया तो फिर बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवैलेंट, बिकॉज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, पहले उसका डेफिनेशन देखो, यहाँ पर दिया गया है। कोवैलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between atoms. Okay, the sharing of one pair of electrons result in the formation of a single covalent bond, and sharing of two pair of electrons result in the formation of double covalent bond. और अगर 3 पेयर शेयर हुए तो it will result in the formation of triple covalent bond. ठीक है, इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है ना। अगर बच्चों 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिंगल कोवैलेंट, है ना, सिंगल कोवैलेंट। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डबल कोवैलेंट, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रिपल कोवैलेंट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल स्लाइड्स में भी प्रेजेंट है, बट हम लोग यहाँ पर उसी एग्जाम्पल्स को अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक हाइड्रोजन का एटम अगर आया कहीं से, उसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? हीलियम। और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, है ना। हर एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने का कोशिश करता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जैसा है वो भी वैसा ही बनाने का कोशिश करता है। तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, है ना, हाइड्रोजन के बाद ही तो हीलियम आता है।
और हीलियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने का कोशिश करेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास होता 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा ना, अपने बीच ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अपने बीच ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 1 पेयर तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। और इसी बॉन्ड के वजह से वो दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स, है ना, एक फोर्स जो दोनों को बांध करके रखता है, बाइंड करके रखता है ना, इस हाइड्रोजन के एटम को और इस हाइड्रोजन के एटम को जो फोर्स साथ में जोड़ करके रखता है उसी को बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दूसरे एग्जांपल्स भी देखेंगे बच्चों, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जांपल, यहाँ पर देखो 2 एग्जांपल्स है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है देखो, ठीक है। एक ऑक्सीजन का एटम लिए, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किए, और एक ऑक्सीजन का एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास भी उतने ही होंगे, दैट इज 6, है ना। अच्छा, अब होगा क्या ना, दोनों ही नॉन मेटल हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये लोग लूज या गेन नहीं करेंगे। नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, नॉन मेटल जब कंबाइन करता है नॉन मेटल के साथ तो शेयरिंग होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है बच्चों ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग हो गया तो फिर बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बनेगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले हम लोग शेयर करते हैं, सपोज कर लो इस तरीके से ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया वो दोनों के अकाउंट में गिना जाएगा, इसके भी और इसके भी, ठीक है। अच्छा, इस ऑक्सीजन के एटम को हम लोग बोलते हैं एटम नंबर 1 और ये हो गया हमारा एटम नंबर 2, ठीक है। एटम नंबर 1 के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन से गिन लो, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी 7 हो गया, लेकिन चाहिए कितना, 8, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर 2 के पास भी 7 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज जो शेयर हो गया वो दोनों के अकाउंट में गिना जाएगा, है ना, दोनों के अकाउंट में गिना जाएगा, ओके। तो अभी 7 हुआ है तो एक और इलेक्ट्रॉन वो लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लोग शेयर करेंगे, तो अब 8 हो जाएगा, है ना। इधर देखो इस ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4 और इधर शेयर हो गया 4, तो 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि 2 बॉन्ड्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली बच्चों नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर देख लो, यहीं पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरे वाले नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास 5, तो इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है, ठीक है। चाहिए कितना, 8 चाहिए ना, कितना कम हो रहा है, 3, तो 3 पेयर शेयरिंग होगा, ठीक है। इनके बीच में देखो यहाँ पर शेयरिंग दिखाया है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुआ, है ना, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर बच्चों शेयरिंग हुआ, ठीक है। और अभी गिन लो कितना हो गया टोटल, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, इस नाइट्रोजन का 1 और 1 2, और शेयरिंग हो गया है कितना, 6, 6 और 2 हो गया 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस नाइट्रोजन का भी उसी तरीके से यहाँ पर बच गया है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग कितना हो गया, 3, मतलब 6, तो 6 और 2 8, इसका भी हो गया, 3 पेयर शेयरिंग हुए हैं, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, और मॉलिक्यूल जो बनेगा N2, यहाँ पर मॉलिक्यूल जो बनेगा दैट इज O2, ओके। तो इस तरीके से बच्चों नाइट्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है बाय शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स, दैट इज व्हाई ट्रिपल बॉन्डिंग इज देयर,
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद आते हैं बच्चों, ये कार्बन जो है ये इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है ना? हाउ कार्बन इज एबल टू मेक और टू फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, क्या खासियत है उसके पास ना? कार्बन जो है बच्चों, इसके पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज टेट्रावैलेंसी, है ना? कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी, ठीक है, टेट्रावैलेंसी, दैट इज द वैलेंसी इज 4, है ना? वैलेंसी इज 4, और ये किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम 4 हो सकता है बच्चों, और वो कार्बन का है ना? वो कार्बन का है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स दैट कार्बन एटम can form 4 single covalent bonds, okay, with other monovalent atoms, है ना? मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट यानी कि जिनका वैलेंसी 1 होगा। जिनका वैलेंसी कितना होगा ना? 1 होगा, ठीक है। जिनका वैलेंसी 1 होगा उनके साथ एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना? जैसे कि हम लोग मीथेन के केस में देखते हैं ना, CH4, है ना? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है बच्चों, उसका वैलेंसी 1 है, तो एक अकेला कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये जो टेट्रावैलेंसी है ना, ये कार्बन को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा एटम्स को अपने साथ मतलब ये जुड़ने देता है ना? ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने देता है। मैक्सिमम 4 हो सकता है किसी का भी वैलेंसी, ठीक है, और वो कार्बन का है, ठीक है। किसी का भी मतलब सबका वैलेंसी 4 नहीं होता, ठीक है। एक मतलब एलिमेंट्स का अगर वैलेंसी मैक्सिमम कुछ हो सकता है तो 4 हो सकता है, और वो कार्बन का है, दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी नोन एज कैटेनेशन, है ना? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन, ओके। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों ना? कैटेनेशन, ओके। कैटेनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, ओके। तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक हो सकता है, और वो भी वैरायटी ऑफ वेज में लिंक हो सकता है ना? वन कार्बन एटम can link with one carbon atom can link with other carbon atoms in a number of ways, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से बच्चों जो कार्बन का एटम है वो लिंक हो सकता है दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ। कैसे लिंक हो सकता है ना? एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक हो सकता है ना? एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड से लिंक हो सकता है। एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना? ये मतलब जो कह सकते हैं प्रॉपर्टी कार्बन के पास है ना? कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ भी लिंक हो सकता है, और कंडीशन अगर मतलब जिस हिसाब का रहा उस हिसाब से वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। उसमें भी फिर वैरायटी है बच्चों, है ना? यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो लॉन्ग चेन, है ना? कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट होता है ना, जब जुड़ता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये हम लोग बोले, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना? जब वो सिंगल बॉन्ड में देखो, ठीक है, इस तरीके के लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है, मतलब स्ट्रेट चेन्स, है ना? लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, ठीक है। एक कार्बन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये एक लाइन में है ना? पूरा एक
स्ट्रेट चेन के आकार में ये लिंक हो सकते हैं। उसके बाद देखो कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ऐसे भी लिंक हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस निकले हों, यानी कि कुछ कार्बन के एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये लोग स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ से एक ब्रांच निकला है और इधर भी एक कार्बन अटैच है, यहाँ से एक ब्रांच निकला है और यहाँ भी एक कार्बन का एटम अटैच्ड है, ठीक है। तो वो ब्रांच चेन के आकार में भी लिंक हो सकते हैं, है ना। और फाइनली वो लोग क्लोज्ड रिंग भी फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों, है ना। इस तरीके से भी वो लोग अब एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से भी वो लोग एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। फिर उसमें बॉन्डिंग का भी वैरायटी हो सकता है, चाहे तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और अगर सुटेबल कंडीशन है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, या डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या सिंगल बॉन्ड बनेगा, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो लोग कर सकते हैं, ये क्षमता है उनके पास, ये प्रॉपर्टी है उनके पास, ठीक है। तो इस तरीके से एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, है ना, ये लोग लिंक हो सकते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं, बड़े बड़े रिंग्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। और अलग अलग तरीके से ये लोग एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बच्चों दूसरे किसी एलिमेंट के पास नहीं पाया जाता जितना कार्बन के पास पाया जाता है ना। ये प्रॉपर्टी कैटेनेशन वाला दूसरे किसी एलिमेंट्स के पास उतना नहीं पाया जाता जितना कार्बन के पास पाया जाता है, ठीक है। हम लोग दूसरे एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो सल्फर, 8 सल्फर के एटम्स एक साथ लिंक हो सकते हैं और सल्फर का मॉलिक्यूल बन सकता है। फास्फोरस के बारे में बात करेंगे तो P4, 4 फास्फोरस के एटम्स। कार्बन के बारे में बात करोगे तो बकमिंस्टर फ्यूलेरिन पढ़े हो, C60, है ना, 60 कार्बन के एटम्स एक साथ लिंक है, ठीक है। तो इसी से तुम समझ सकते हो कि दूसरों का क्षमता लिंक होने का बहुत कम है ना, कंपेयर टू कार्बन। एक तो कार्बन का वैलेंसी, है ना, एक अकेला कार्बन चाहेगा तो 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक हो सकता है ना। एक अकेला कार्बन चाहेगा तो 4 क्लोरीन के, जितने भी मोनोवैलेंट है, जिनका वैलेंसी 1 है, जिसे हम लोग मोनोवैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक अकेला कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है मोनोवैलेंट एटम के साथ, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनके साथ। दूसरा कैटेनेशन वाला प्रॉपर्टी, है ना, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, जिसे हम लोग सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कहते हैं। एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ भी अलग अलग तरीके से लिंक हो सकता है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। फिर उसके बाद भी, है ना, वो स्ट्रेट चेन के आकार में लिंक हो सकता है, ब्रांच्ड चेन के आकार में लिंक हो सकता है, क्लोज्ड रिंग के आकार में लिंक हो सकता है ना। तो ये सारा यूनिक फीचर जो है वो कार्बन के पास प्रेजेंट है बच्चों, दूसरे किसी एलिमेंट के पास ये फीचर नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन कैन फॉर्म और इज एबल टू फॉर्म सच ए ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना। दूसरे बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे कंपाउंड्स को मिला दो और कार्बन के कंपाउंड्स को कंपेयर करो तो कार्बन का कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, दूसरे एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को मिला करके भी उतना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है बच्चों दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो जो कार्बन का यूनिक फीचर है और कार्बन में जो बॉन्डिंग हो रहा है उस चीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन के बॉन्डिंग का, ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। शो कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन केमिकल फॉर्मूला है बच्चों CH4, है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या है CH4, ओके। तो एक कार्बन का एटम, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, ओके। एक कार्बन का एटम जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, देखो इस तरीके से कंबाइन करेगा, है ना। 4 हाइड्रोजन क्यों चाहिए उसे, बिकॉज उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इधर बनाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इधर बनाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इधर बना लिया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इस तरफ बना लिया, ठीक है। तो ये देखो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, क्योंकि हम लोग बोले जो शेयरिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अकाउंट में गिना जाएगा। तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, देखो 4, इधर 2, 4, 6, 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा। इस हाइड्रोजन का देखो एक और एक 2, इसका ड्यूप्लेट हो गया। इस हाइड्रोजन का देखो एक और एक 2, इसका भी ड्यूप्लेट हो गया। इस हाइड्रोजन का देखो एक और एक 2, इसका भी ड्यूप्लेट हो गया।
इस हाइड्रोजन का देखो एक और एक 2, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है ना, और कार्बन का ऑक्टेट, ठीक है। और इसके बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके का, जिसे हम लोग CH4 मीथेन के नाम से जानते हैं, है ना, CH4 मीथेन के नाम से जानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग द हाइड्रोकार्बन्स, ओके, एंड देयर वैरायटीज, और उसके बाद उसी क्लास में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। So thank you for watching the video, students. Take care of yourself and have a nice day.